मेरी शादी वाले दिन मेरा 20 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था। सोचा कि अपने देवर को पास बुला लूंगी तो मुझे अच्छी नींद लगेगी। इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। मेरा देवर मेरी पेट पर हाथ रखकर सोता था। मुझे बड़ा अजीब लगता था। सर्दियों की रातें थी, जैसे लगता था कि मेरे बगल में मेरे पति सोए हैं। मेरा देवर मुझसे काफी छोटा था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। लेकिन 20 साल की उम्र में भी वो 25 साल के जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीविका चलाती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात को मैंने उसे जगाकर देखा। वो गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरे पति की मृत्यु को अब भी 5 ही दिन हुए थे। मेरे घर में मेरे सास, ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। मोहन की उम्र 20 साल थी। वो मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी, तब वो मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वो कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसलिए अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति न आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वो मोहन के बारे में गलत सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 20 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर मोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वो घर नहीं आता तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से मोहन की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। मोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूँ, आप खा लीजिए, वरना आप भूखी मर जाएंगे। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। मोहन की आंखों में भी आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वो बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आशंकाएं घूम रही थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है। कोई भी बुरी नियत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि मोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। मोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी। लेकिन जो कुछ मैंने मोहन के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वो 20 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी।
मोहन जो कुछ कह रहा था वो एक बड़ा और समझदार आदमी ही कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। मैंने उसे तालों में छुपा कर रखा था, लेकिन ये सब मोहन के हाथ कैसे लग गया? ये बहुत अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे मोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बजे थे। मैं हैरान थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। पिछले 2 दिनों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी हो। मैं हैरान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मोहन के लाए चावल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया। लेकिन मोहन ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मलते हुए बाहर आई तो देखा कि मोहन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थीं? आपको अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने फीके लहजे में कहा, हाँ, आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आएगी भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि मोहन इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। मोहन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताजा लग रही हैं। लीजिए, चाय पीजिए। उसने चाय मेरे सामने रख दी। मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो आपके सुकून के लिए गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं ये चाय आपके सामने पी लेता हूँ। चलिए, हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने गिलास से चाय के घूंट लिए और मुझे दिखाया। मैं उस पर यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक करती हूँ। मोहन का चेहरा देखकर मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता था। उसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत थी। मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी कि वो आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ईमानदार अंकल है। वो जेवर बेचकर हमें बहुत पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मोहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। वो ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने कहा, मोहन, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीदें? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। मोहन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि अगर जेवर बेचकर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी और मेरा देवर 20 साल का था। ऐसे में कोई भी हमें आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने मायके वालों से सलाह लूं। मैंने उनसे कहा कि मैं जेवर बेचकर घर खरीदना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, घर खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम है। वे अपनी बेवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर उनके सहारे नहीं रहा जा सकता। ये अच्छा मौका था। मैं अपने जेवर बेचकर घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर बनवाया था, लेकिन अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने जेवर बेचने का इरादा कर लिया। मैंने मोहन से कहा, तुम चाहो तो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों के रवैये से निराश हो चुकी थी। मोहन ने अपने उस अंकल को जेवर दे दिए। 3 दिन बाद उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जगह पर घर की चाबी और कागजात दे दिए। मैं इस पूरे प्रकरण पर हैरान थी। 4 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता है? लोगों को घर के लिए इतना काम करना पड़ता है, कागजात, इंतकाल और बहुत कुछ। लेकिन जब रोहन ने कागजात मेरे हाथ में दिए तो मैं हैरान रह गई। वो 20 साल का था, लेकिन उसकी सोच बड़ों जैसी थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, हम घर साफ कर लेंगे, फिर आपसे जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है।
उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें खाने पीने और राशन की चिंता थी। मैंने तो कभी नौकरी भी नहीं की थी। फिर मोहन ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन मैं चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान ज्यादा नहीं था। मैंने अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा मैं अपने पति के लिए बनाया करती थी। मैं मोहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन उस दिन वो घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था। रात के 11 बज गए थे। मेरे पति की मृत्यु से पहले वो शाम 4 बजे तक घर आ जाता था और फिर बाहर नहीं निकलता था। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी। रात के 1 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे मोहन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बेचैनी हो रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारा हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है? अपने दोस्त को यहीं बुला लिया करो। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने गुस्से से मुझे देखा, जिससे मैं डर गई। लेकिन वो तो एक बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं उसे डरा सकती हूँ। मैं यही सोचकर बात कर रही थी कि वो मुझ पर चिल्ला उठा। भाभी, बस करो, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना आपने बनाया उसे आप खुद खा लो। यह कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। उस वक्त वो किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो गुस्से में था, जरूर कोई बात थी। मैंने उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और अजीब नजरों से देखकर बोला, भाभी, एक बात कहूँ, आप मुझसे शादी कर लो, वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ गया? तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते थे, अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी नीच बात तुमने कैसे सोची और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो बिना किसी शर्म के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था और मुझे टकटकी भरी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा। मैं बोलते बोलते चुप हो गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मोहन ऐसा निकलेगा। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था। मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि मोहन को अपनी संतान की तरह पालना। मोहन की बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। ये घर मेरे नाम था, मैं अकेली भी रह सकती थी। अगर मोहन ने फिर ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। ये घर मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था। मोहन को इसमें रहने का कोई हक नहीं था। अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह मैंने मोहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। मोहन कहाँ गया? मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर के दरवाजे की ओर देखा तो वो बाहर से बंद था। इसका मतलब मोहन मुझे घर में कैद करके चला गया था। मुझे उससे नफरत होने लगी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी हरकतें। मैंने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं इद्दत में हूँ। बार बार घर से निकलना ठीक नहीं। मैं बेबस होकर बैठ गई। मेरे पति की मृत्यु को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में मोहन कितना बदल गया था। मैं सोच रही थी कि अगर भगवान ने मुझे संतान दी होती तो मैं मोहन के सहारे न होती। मैं अपनी संतान के सहारे जी लेती। लेकिन अब मैं उसे क्या कहूँ? मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वो इस दुनिया से चला गया। मैंने सोच लिया कि मोहन आएगा तो मैं उससे साफ साफ कहूँगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। शाम को अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि शायद मोहन होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वे गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियां थीं, जैसे वे धर्म के ठेकेदार हों। उन्होंने कहा, बीबी, तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। वे बोले, झूठ बोल रही हो, तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहता है, वो अब भी घर में ही होगा। ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब, हमने क्या किया?
अरे तुमने क्या किया, ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 20 साल के देवर के साथ अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है। तुम बेवा हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यहाँ शराफत से रहो। हमारे यहाँ भी बहनें बेटियाँ रहती हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब रोहन का किया धरा था। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जानती थी कि मोहन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं, ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। भगवान सबकी इज्जत की हिफाजत करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑन ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिले। धन्यवाद। अपनी आंखों की बड़ी बड़ी पुतलियों को और बड़ा करते हुए सलोनी अपनी मम्मी नूपुर से बोली, मम्मी मैं क्या 5,000 रुपए की ये साड़ी खरीदूंगी? मम्मी, शादी जीवन में एक बार होती है। नूपुर शांत स्वर में बोली, सलोनी तुमने कल ही तो बेटा 20-20 हजार रुपए की साड़ियां खरीदी हैं। जरूरी नहीं ना हर कपड़ा इतना महंगा ही लो। सलोनी गुस्से में बोली, हाँ, मेरे कपड़ों और ज्वेलरी की बात आते ही आपको पैसे याद आते हैं। अब मुझे गुस्सा न दिलाइए, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। नूपुर को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लाडली को कैसे समझाए। सलोनी नूपुर के दिल की धड़कन थी, वो कैसे उस पर गुस्सा कर सकती थी। 22 वर्ष की सलोनी अभी पूरी तरह से विवाह के लिए तैयार नहीं हुई थी, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि नूपुर और सचिन को सलोनी का विवाह इतनी कम उम्र में करना पड़ रहा था। सलोनी नूपुर और सचिन की इकलौती लाडली थी। सचिन और नूपुर के विवाह के 10 वर्षों के बाद सलोनी उनकी जिंदगी में आई थी। अपनी परी जैसी बेटी को देखकर नूपुर और सचिन बेहद खुश थे, मगर नूपुर और सचिन की खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की हार्ट बीट बेहद स्लो है। सलोनी को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। अगर सलोनी के हृदय के अंदर पेसमेकर इम्प्लांट नहीं किया तो उसकी दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। बेहद मुश्किल भरे दिन थे सचिन और नूपुर के लिए। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरे परिवार के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे, मगर फिर भी सचिन और नूपुर ने सलोनी के लिए हर चैलेंज का सामना किया। सलोनी के हार्ट में पेसमेकर इम्प्लांट हो गया था, मगर सलोनी की ग्रोथ बाकी बच्चों से थोड़ी स्लो थी। ज्यादा भाग दौड़ वाले कार्य शुरू में डॉक्टर ने उसे करने से मना कर रखा था। सलोनी का शहर के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सलोनी की बड़ी बड़ी आंखों का भोला चितवन, गोरा रंग जो सलोनी के अनीमिक होने के कारण अधिक ही गोरा लगता था, घने घुंघराले बाल और जो सलोनी को सबसे अधिक आकर्षक बनाते थे वे थे सलोनी के गालों की डिम्पल। धीरे धीरे सलोनी अपने स्कूल में बैटरी डॉल के नाम से मशहूर हो गई थी। जब दूसरे बच्चे स्पोर्ट्स के पीरियड में खेलते थे तो सलोनी टुकुर टुकुर बैठकर देखती रहती थी। जब बच्चे सलोनी से पूछते तो वो भोलेपन से बोल देती, मेरे अंदर बैटरी है ना, तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। सलोनी बच्ची थी मगर सब समझती थी। उसे लगने लगा था कि सहानुभूति बटोरकर उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जैसे जैसे सलोनी बड़ी होती गई, स्कूल में सलोनी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित होती गई। इसलिए जब सलोनी 12 वर्ष की हुई तो सचिन और नूपुर ने उसका स्कूल बदल दिया था। सलोनी अब बड़ी हो रही थी। उसे समझ आने लगा था कि थोड़ा सा ड्रामा करके जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसलिए ड्रामा करते करते सलोनी सच में ही मानने लगी थी कि उसे वास्तव में प्रॉब्लम है। वो हमेशा अपने मम्मी पापा से कहती, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग लगती हूँ। हर काम करने से पहले मुझे अपने दिल के बारे में सोचना पड़ता है। उसके दिल में डर बैठ गया था कि वो औरों से अलग है। नूपुर और सचिन सलोनी को कितना भी समझाते थे, मगर सलोनी को हमेशा प्रकृति से ये शिकायत बनी रही थी। मन ही मन सलोनी ने हार मान ली थी। सलोनी का जो मन करता वो करती। अगर सचिन या नूपुर टोकते तो सलोनी अपने दिल का रोना लेकर बैठ जाती। 15 वर्ष की होते होते सलोनी के इर्द गिर्द प्रशंसकों की एक लंबी कतार रहती थी। सलोनी को पता था कि ये लड़के तभी तक उसके आसपास बने रहेंगे जब तक उसकी असलियत पता नहीं चलेगी। इसलिए सलोनी हर लड़के से दोस्ती करती, उसके साथ घूमती फिरती और फिर जैसे ही कोई थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता, सलोनी झट से अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती थी। नूपुर को समझ आ गया था कि सलोनी का ध्यान पढ़ाई से हटकर इधर उधर भटक रहा है।
जब भी सचिन या नूपुर सलोनी को समझाने की कोशिश करते तो सलोनी फौरन बोल उठती, अगर मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? खेल नहीं सकती हूँ, भाग दौड़ नहीं सकती हूँ, तो क्या घूम फिर भी नहीं सकती? मम्मी पापा, आपकी बेटी के अंदर दिल नहीं, बैटरी है, और बैटरी में कोई भाव नहीं होते हैं। चाहकर भी नूपुर और सचिन अपनी बेटी को रोक नहीं पा रहे थे। सलोनी का परीक्षा परिणाम अक्सर निराशाजनक ही रहता था। सचिन ने सलोनी का पैसों के बल पर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। वहीं पर सलोनी की जिंदगी में उत्कर्ष आया था। उत्कर्ष उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था। सलोनी उत्कर्ष को भी घुमाती रही और फिर जैसे ही उत्कर्ष ने आगे बढ़ना चाहा, सलोनी ने उत्कर्ष को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मगर उत्कर्ष पीछे नहीं हटा तो सलोनी ने उत्कर्ष को सब सच बता दिया था। उत्कर्ष को सलोनी दिल से भा गई थी और उसे कॉलेज के बाद पारिवारिक बिजनेस और विवाह दोनों ही करने थे। उत्कर्ष के परिवार ने उत्कर्ष को बहुत समझाया था, मगर आखिर में उन्हें उत्कर्ष की जिद के आगे झुकना पड़ा था। इधर सचिन और नूपुर इतनी जल्दी सलोनी के विवाह के पक्ष में नहीं थे, मगर उन्हें पता था कि उत्कर्ष से अच्छा रिश्ता सलोनी को शायद आगे ना मिल पाए। सलोनी की खूबसूरती से सब प्रभावित थे, मगर सब सलोनी की हार्ट प्रॉब्लम के कारण डरते थे। आज सलोनी और उत्कर्ष विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे। सचिन और नूपुर ने विवाह में दिल खोलकर खर्च किया था। उन्हें सपने में भी भान नहीं था कि उनकी सलोनी को उत्कर्ष जैसा जीवन साथी मिल जाएगा। उधर उत्कर्ष के रिश्तेदारों को ये लग रहा था कि उत्कर्ष के परिवार ने दहेज के लालच में ये सब किया है। पहली रात उत्कर्ष और सलोनी ने बातों में ही काट दी थी। अगले दिन जब सलोनी तैयार होकर बाहर आई तो महिलाओं में कानाफूसी होने लगी थी। उत्कर्ष की ताई जी सलोनी को मुंह दिखाई देते हुए बोली, बहू तो एकदम बैटरी वाली गुड़िया जैसी लग रही है। कोई कहता है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन एकदम सफेद है, जैसे अनीमिक हो। सलोनी को सब समझ आ रहा था कि अनजाने में सब लोग उसे सुना रहे हैं। रात को जब उत्कर्ष ने सलोनी के करीब आना चाहा तो सलोनी घबरा गई। सलोनी बोली, तुम तो जानते तो हो ना कि मेरे हार्ट में पेसमेकर है, मैं ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकती हूँ। उत्कर्ष हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है पगली, तुम एकदम नॉर्मल हो और सब कर सकती हो। मगर सलोनी तैयार नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए थे, मगर उत्कर्ष अब तक भी सलोनी को विश्वास नहीं दिला पा रहा था। सलोनी को अब छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। सलोनी की सास उससे कहती, बेटा धीरे धीरे अगर घर के तौर तरीके समझोगी तो तुम्हें ये घर अपना लगेगा। सलोनी की ससुराल वाले चाहते थे कि सलोनी उनका बिजनेस ज्वाइन कर ले, मगर सलोनी कहती, ना बाबा ना, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। एक रोज घर पर बहुत मेहमान आए हुए थे। काम वाली नहीं आई तो सलोनी अपनी सास के कहने पर रसोई में मदद करने लगी और फिर एकाएक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरे घर में कोहराम मच गया। सलोनी की सास दोषी की तरह खड़ी हुई थी और सलोनी के ससुर अपने बेटे उत्कर्ष से कह रहे थे, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ था। क्या सारी उम्र तुम इस मूर्ति के साथ गुजार लोगे? उत्कर्ष ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आया और चेकअप करके बोला, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, शायद किसी बात को लेकर इनके मन में स्ट्रेस है। सलोनी के मम्मी पापा आए और कुछ दिनों के लिए सलोनी को अपने साथ लेकर चले गए। सलोनी की मम्मी बेहद चिंतित थी और अपने पति से बोली, इसी कारण मैं सलोनी का विवाह नहीं कराना चाहती थी। जितनी अच्छी देखभाल हम कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है। सचिन बोले, हमारे बाद कौन सलोनी की देखभाल करेगा? ये सोचकर मैंने सलोनी की जिद मान ली थी। उत्कर्ष वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है, ज्यादा सोचो मत। घर आकर सलोनी फिर से चहकने लगी। सारा दिन वो अपने कमरे में आराम करती और फिर शाम को सज खज कर घूमने के लिए निकल जाती थी। जब भी उत्कर्ष सलोनी को फोन करता, सलोनी एक ही बात कहती, उत्कर्ष मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, हम क्या ऐसे ही नहीं रह सकते हैं? उत्कर्ष को सलोनी के डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। उधर उत्कर्ष के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे। उनके अनुसार ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो बस एक तरफा हो। फिर उत्कर्ष ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने की सोची। उत्कर्ष को खुद लगने लगा था कि शायद सलोनी से शादी करके उसने गलती कर दी है। जब उत्कर्ष ने डॉक्टर सुबोध को पूरी बात बताई तो डॉक्टर हंसने लगे और बोले, तुम पहले अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वे एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते एक सलाह और दूंगा, उन्हें एक अच्छे काउंसलर की भी जरूरत है, उनकी काउंसलिंग करानी जरूरी है। उत्कर्ष ने जब ये बात सचिन और नूपुर को बताई तो उन्हें भी लगा कि शायद डॉक्टर और काउंसलर की मदद से सलोनी के दिल का डर निकल जाए। डॉक्टर के पास जब सलोनी गई तो बस यही बोल रही थी,
मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मेरे पेसमेकर लगा हुआ है, मैं दूसरों से अलग हूँ। डॉक्टर ने आराम से पूछा, तुमसे किसने कहा सलोनी? सलोनी बोली, अरे मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर अब लगता है गलती कर दी है। डॉक्टर ने सलोनी के सारे टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल थे। जब डॉक्टर ने उत्कर्ष और सलोनी को ये बात बताई, सलोनी बोली, आपको नहीं पता छोटी छोटी बातों से ही मेरा दिल कितनी तेजी से धड़कता है। डॉक्टर ने उत्कर्ष को समझाया कि सलोनी के अंदर एक डर बैठ गया है, उसे डॉक्टर से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। उत्कर्ष के घर में सबको लगने लगा था कि सलोनी को दिल के साथ साथ दिमाग की भी बीमारी है। उत्कर्ष अंदर ही अंदर बेहद तनाव महसूस करता था। जिस सलोनी के लिए उसने अपने परिवार से बगावत की, वो सलोनी ही उत्कर्ष के साथ आने को तैयार नहीं थी। सलोनी को लगने लगा था कि अगर उसने पति पत्नी का रिश्ता निभाने की कोशिश की तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। उत्कर्ष उसे जितना भी समझाता वो उतना ही उल्टा सीधा बोलने लगती थी। सलोनी इस हद तक चली गई थी कि उसे लगने लगा था कि उत्कर्ष ने केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए शादी की है। काउंसलर के पास भी सलोनी जाने को तैयार न थी, मगर उत्कर्ष हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सलोनी से कहा, तुम हमेशा अपने घर में ही रहना, मगर एक बार मेरे कहने पर चलो तो सही। पहले दिन सलोनी ने काउंसलर से रूखी रूखी बात की, दूसरे दिन भी सलोनी उड़ी उड़ी रही, मगर एक हफ्ते के भीतर काउंसलर से सलोनी खुलने लगी थी। काउंसलर ने सलोनी को ऐसे कुछ लोगों से मिलवाया जो सलोनी जैसी ही स्थिति से गुजर रहे थे, मगर एकदम सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। सलोनी उन लोगों से बातें करके और मिलकर थोड़ी संयत हो गई थी। फिर काउंसलर ने सलोनी के मम्मी पापा को मिलने के लिए बुलाया। जब नूपुर और सचिन गए तो काउंसलर ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपकी बेटी की इस हालत के आप ही जिम्मेदार हैं। एक छोटी सी समस्या को इतना बढ़ा दिया गया कि ये प्रॉब्लम अब दिल की ना होकर दिमाग की हो गई है। कोई जरूरत नहीं है सलोनी के साथ हमदर्दी दिखाने की, उसके साथ थोड़ी सख्ती कीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। काउंसलर के कहे अनुसार अब सचिन और नूपुर ने सलोनी को लाड करना कम कर दिया था। अपने छोटे छोटे काम अब सलोनी खुद ही करने लगी थी। शुरू शुरू में सलोनी को वहम होता कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, मगर धीरे धीरे सलोनी काउंसलर की मदद से आत्मनिर्भर होती चली गई। अब सलोनी को उत्कर्ष का प्यार भी समझ आने लगा था। अंदर से सलोनी का मन था कि उत्कर्ष उसे वापस लेकर जाए, मगर सलोनी का अहंकार आड़े आ रहा था। पिछले 14 दिनों से उत्कर्ष का फोन आना भी कम हो गया था। सलोनी ने अपना सामान पैक किया और उत्कर्ष के घर पहुंच गई। उत्कर्ष के परिवार ने ऊपरी मन से ही सलोनी का स्वागत किया। वो चाहते थे कि उत्कर्ष सलोनी को छोड़कर आगे बढ़ जाए, मगर रात में उत्कर्ष सलोनी को देखकर खुशी से पागल हो गया। उत्कर्ष सलोनी को चुंबन करते करते अचानक से रुक गया। सलोनी बोली, क्या हुआ? उत्कर्ष झिझकते हुए बोला, तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे ना हो जाए। सलोनी उत्कर्ष के गले लगते हुए बोली, अब तो इस दिल को धड़कने दो और तुम रहोगे ना मेरे साथ मेरी धड़कन संभालने के लिए। इतनी भयंकर गर्मी के बाद बारिश की छोटी छोटी बूंदें बेचैन मन को आश्वस्ति सी दे रही थी। यद्यपि सुनंदा जानती है कि इसके बाद चिपचिपे पसीने का एक नया दौर शुरू होगा, पर उससे क्या, जब बादलों और सौंधी हवा से भरे ये पल मन को सुकून दे रहे हैं तो उसका आनंद क्यों नहीं उठा लिया जाए। तो क्या यही सिर्फ आज में जीने की आदत ने सुनंदा को कुछ यूं छला है कि समय लेत की तरह उंगलियों के बीच से निकल गया। वो लाड़ दुलार भरा बचपन, स्कूल कॉलेज के अलमस्त दिन और बहुत कुछ बनने के वे ढेर सारे सपने। इंजीनियरिंग करके नासा में नौकरी भी करनी थी, भरतनाट्यम का पूर्ण प्रशिक्षण भी लेना था, छुट्टी में ड्रेस डिज़ाइन भी सीखनी थी और जाने कितने रोमांचक स्पोर्ट्स भी सीखने थे। मानो सामने एक असीमित आकाश हो और उसको मुट्ठी में बंद कर लेने की क्षमता भी। पर ऐसा क्यों हुआ धूमकेतु की तरह उतर अश्विन सर ने अचानक उसकी दुनिया ही बदल दी। बहुत कम दिनों के लिए कॉलेज में आए थे वो। शायद मैथ्स के सर ने किसी मजबूरी में लंबी छुट्टी ली थी और कॉलेज ने अश्विन सर को अस्थायी तौर पर बुला लिया था। सुनंदा ने उनको देखा तो देखती ही रह गई थी। बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा ऊंचा कद, चौड़ा सीना और स्टाइलिश रहन सहन। पता ही नहीं चला कब उसका मन उनके घुंघराले बालों के पेंचों में उलझ गया। उसकी आंखों में अपने प्रति उभरे आकर्षण को पढ़ने में अश्विन सर ने कोई गलती नहीं की थी। बीच बीच में वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते तो वो धन्य हो जाती। इस लगाव ने उसके समूचे व्यक्तित्व को ही बदल कर रख दिया था कि खिलंडड़ी सुनंदर चुप सी हो गई। इंजीनियरिंग और भरतनाट्यम की जगह अपनी खूबसूरती को संभालने, नए नए फैशनेबल कपड़े की जानकारी और लकदक जीवन शैली ने ले ली। अश्विन का कॉलेज आना तो जल्दी ही बंद हो गया था, पर उन लोगों का मिलना जुलना चलता रहा। भैया को अश्विन बिल्कुल पसंद नहीं आए थे।
सुनंदा की जिद पर पापा उनके यहाँ रिश्ता लेकर गए, पर वो तो कोई बात आगे बढ़ाने के बजाय नाखुशी होकर लौट आए। उन्हें न उस घर का रहन सहन पसंद आया था, न स्तर ही, और उस पर से उनके पिता ने अपने बेरोजगार बेटे के लिए लंबा चौड़ा दहेज मांगकर ताबूत में आखिरी कील ही जड़ दी थी। यूं लाडली बेटी को कुछ भी देने में पापा को कोई परेशानी नहीं थी, पर अगर कोई सिर्फ दहेज की ही बात कर रहा हो तो वो तो सही आदमी नहीं हो सकता ना। पापा ने उसे पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था। बेमन से ही सही, सुनंदा ने उनकी बात मान भी ली और अश्विन की रट लगानी भी छोड़ दी। पर उसकी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आई कि इस घटना के बाद उसके घर के लोगों को उसकी शादी करने की ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि रतन जैसे लड़के को उसके लिए पसंद कर लाए। चेहरे में ऐसा कुछ नहीं कि दोबारा उस पर नजर डालने का भी मन न करे, और न बातचीत का ही कोई स्टाइल। और उधर मम्मी पापा भैया सब उस पर लट्टू ही हुए जा रहे थे। अगर बड़े सरकारी अफसर थे तो जरा रौबदार ही दिखते। ये भी कोई बात हुई कि पुरानी सी गाड़ी अपने के चलाकर चले आए। उनकी माँ, पिताजी, छोटी बहन, किसी की कोई पर्सनालिटी ही नहीं। सुनंदा को पता था कि रतन जैसे मामूली इंसान को सुनंदा जैसी लड़की 3 जन्म लेने पर भी नहीं मिलेगी, सो उन लोगों को तो उसे पसंद करना ही था। पर वो क्या करे, अगर घर में हर समय रतन की सादगी और अच्छे स्वभाव के चर्चे चलते रहते और ऐसे में उसका आगे बढ़ने का तर्क तक किसी ने नहीं सुना। फिर बाद में जब रोज रात में चुपके चुपके रतन के फोन आने लगे, जिनमें कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ होती तो कभी हनीमून के लिए ऊटी की सुंदरता का जिक्र होता, तो उसे भी उनका व्यक्तित्व ठीक ठाक सा ही लगने लगा और उसने स्वयं को वक्त की लहरों के हवाले छोड़ दिया। ब्याह कर ससुराल आई तो घर के सारे लोग सचमुच सीधे और अच्छे लगे। सास ने अपनी नन्ही से दिखने वाली 19 वर्षीय बहू पर ज्यादा जिम्मेदारियां छोड़ना उचित नहीं समझा और रतन दिन भर घर के बाहर ही रहते थे। अतः सुनंदा के पास अपने लिए ढेर सारा समय होता था। शादी को लगभग साल भर बीत चुका होगा जब बाजार में यूं ही अश्विन सर से भेंट हो गई थी। हालचाल पूछते उन्होंने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और रोज फोन करने लगे थे। अब जाकर सुनंदा को पता चला था कि गलती तो खुद उसके पापा की ही थी, जिन्होंने भैया की बातों में आकर 2 प्रेम करने वालों को अलग कर दिया। अब क्या करे सुनंदा, अब तो वो चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अश्विन जैसा सुदर्शन पुरुष उसके लिए बाहें फैलाए बैठा रहा और वो रतन के साथ बांध दी गई। रतन और उससे संबंधित हर चीज में अब कमी ही कमी नजर आने लगी थी। उधर अश्विन के व्यक्तित्व का आकर्षण, उसकी बातें सिर चढ़कर बोलने लगी। फिर लगा कि भला कब तक 2 नावों में पैर रखकर चलती रहेगी, तो कोई कठोर निर्णय तो उसे लेना ही पड़ेगा। फिर ऊहापोह के उस दौर में लिए गए अपने फैसले के तहत वो उपेक्षित रतन को बिना कुछ कहे एक दिन अश्विन के साथ उनके घर चली आई थी। आज सोचती है तो लगता है कि जिंदगी का वो गलत कदम उसकी नासमझी हो सकती है, पर कुटिलता नहीं, क्योंकि अश्विन सर के बार बार इशारा करने पर भी उसने ना रुपए और गहने लिए थे, ना कोई कीमती सामान। पर्स में 1,500-2 हजार रुपयों के साथ वो तो कुछ ऐसे चली आई थी मानो सिनेमा हॉल जाने को निकली हो। अश्विन बहुत नाराज थे। तुम्हें पता है ना कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, कैसे संभालूंगा तुम्हें? तुम्हारे अपने खर्चों भर पैसे तो तुमको ले आने ही चाहिए थे ना। पर सुनंदा के कोई खर्चे हैं कहाँ, बिल्कुल साधारण तरीके से रह सकती है वो। अब वो भी कोई नौकरी कर लेगी और अपनी पहली तनख्वाह से अश्विन को मोटरसाइकिल गिफ्ट करेगी। उनकी हर सुविधा का ध्यान रखेगी वो, और दुनिया के सामने प्यार की मिसाल होगी उसकी कहानी। पर शुरुआत ही कड़वाहट से हो गई थी। अश्विन शायद उसकी तरह नहीं सोच रहे थे। उन्होंने तो मानो धड़ाम से उसे हकीकत की धरातल पर लापटका कि फोन पर इतना लाड़ प्यार दिखाते उसके बिना जिंदा न रह पाने का दावा करने वाले अश्विन तो अब उससे सीधे मुंह बात भी करने के मूड में नहीं थे। किसी राजकुमारी की तरह पली बढ़ी सुनंदा को अब समझ आया कि वो क्या गलती कर बैठी है। डांट डपट जल्द ही मारपीट में बदल गई और कुछ ही क्षणों में उसने भोग लिया था कि रतन के प्यार दुलार भरे स्पर्श और अश्विन के बलात्कार में क्या फर्क है। अपने पराये का फर्क देख भौंचक्की थी वो। अश्विन चाहते थे कि वो पापा को फोन करके आर्थिक मदद मांगे, पर अब कोई भी दूसरा कदम उठाने से पहले वो जरा थमकर अपनी स्थिति पर सोचना चाहती थी। पापा और भैया से उसे कितना डर भी तो लगता था। ऐसा थोड़े ही न था कि वो फोन करेगी और पापा पैसे लेकर आ जाएंगे। पता नहीं वो अब उससे बात भी करेंगे या नहीं। क्या वो कभी यहाँ से वापस जा सकेगी? उस दिन अचानक पापा को आया देख कितनी खुशी हुई थी उसे, जैसे कि कोई बुरा सपना देखते देखते नींद खुल जाए। अब बस वो यहाँ से जाना चाहती है, उनकी हर बात मानना चाहती है,
पर अश्विन ने उसे कमरे में बंद कर अपने नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मांगने के लिए धमकाना शुरू कर दिया था। कुछ नहीं हुआ था फिर। पापा की नजरों में छिपी वो नफरत, वो परायापन, उनके कठोर हाथों का वो थप्पड़ जिसके निशान गालों पर 3 दिन तक बने रहे थे, और टूटे विश्वास की वे किरचें कि पापा उससे सारे संबंध तोड़कर लौट गए थे और साथ ले गए उसका सारा बचपना। समझ गई थी वो कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। वो पूरी दुनिया में अकेली हो चुकी है। वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। अश्विन की वासना पूर्ति और उनकी माँ की नौकरानी, जो जैसे नचाता नाचने लगी। आत्मविश्वास ऐसा टूटा कि दिमाग में ही नहीं आया कि अगर रतन को छोड़ सकती थी तो अश्विन को क्यों नहीं छोड़ पा रही है। या शायद वो एक भयंकर शौक की अवस्था थी, अपराध बोध इतना कि अगर वे लोग उसे कुछ लाख रुपयों के लिए कहीं बेच भी आते तो वो इसी को अपने कर्मों का फल मान बैठती। 6 महीने बीतते बीतते जब वो सूख कर कांटा हो चुकी थी, रंग सांवला और आंखें कोटरों में धंस चुकी थीं, तब एक दिन पता चला कि इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। उसे तो आज तक नहीं पता कि रतन को इस बात की खबर कैसे मिली कि वो अश्विन के साथ खुश नहीं है। उस दिन अचानक उन्हें सामने पाकर सोचा था कि शायद तलाक के कागजों पर साइन लेने होंगे, पर वे तो पुलिस को साथ लेकर अपनी पत्नी को छुड़ाने और अपहरण, बलात्कार और यंत्रणा देने के जुर्म में उन लोगों को गिरफ्तार कराने आए थे। किसी देवदूत की तरह वो उसे बुरे सपने से बाहर ले आए थे, और एक बार फिर सुनंदा ने स्वयं को समय की लहरों के समक्ष शिथिल छोड़ दिया था। रतन के घर पहुंचकर 2 दिन वो अवश, निढाल, भूखी प्यासी एक कोने में पड़ी रही। फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ में आने लगी कि रतन के माता पिता और बहन कोई भी उसे अपने घर में वापस लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तलाक ले लेने के लिए उन्हें लगातार समझा रहे थे, पर न जाने क्यों रतन बिल्कुल ही चुप रहने लगे थे। उनका गंभीर चेहरा देखकर किसी को कुछ अंदाजे ही नहीं होता था कि वो सोच क्या रहे हैं। पर अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो घर के बाकी लोगों ने सुनंदा की पूर्ण उपेक्षा का निर्णय ले लिया था। वो भी समझ गई थी कि उसका हाल पूछने उसके मम्मी पापा ही नहीं आए तो यहाँ किसी को क्या पड़ी थी। अगले दिन रतन ऑफिस से लौटकर कमरे में आए और हाथ का बैग एक तरफ रखकर निढाल से कुर्सी पर बैठ गए। रूठी सी नंद भाई के लिए एक प्याला चाय रखकर चली गई थी। सांवला, टूटा और निर्जीव सा चेहरा। कितने बूढ़े दिखने लगे हैं रतन। सुनंदा के मन में उनके लिए ढेर सा प्यार उमड़ा। वही तो जिम्मेदार है इसकी। कितनी बड़ी गलती हो गई है उससे। कुछ देर वैसे ही उनको निहारने के बाद वो धीरे से उठी और उनके पैरों के पास आकर बैठ गई। मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है ना रतन? रतन ने धीरे से आंखें खोली थी। उफ, कितना दर्द था उन आंखों में। मैं कभी भी तुमको पसंद नहीं था ना सुनंदा? उन्होंने पूछा तो तड़प उठी थी वो। मैंने आपका मोल नहीं समझा रतन जी। जिसके सर पर असली रत्नों का ताज सजा था वो नकली पत्थर तलाशने चल पड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए। पर रतन शायद ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते कि उठकर कमरे से बाहर निकल गए। बाद में यही उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया कि सुनंदा या घर का कोई भी सदस्य उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता तो वो उठकर चले जाते। सुबह सवेरे ही ऑफिस निकल जाते और लौटने पर घंटों लॉन में टहलते रहते। कोई कुछ कहने समझाने की कोशिश करता तो वो आधी एक रोटी जो मुश्किल से उनके गले से उतरती थी उसे भी छोड़कर हट जाते। उनकी हालत पर सुलंदा जार जार रोती, पर वो तो नजर उठाकर देखते तक नहीं। जिंदगी यूं ही तो नहीं कटेगी। सुनंदा ने सबका दिल जीतने के लिए घर के सारे कामकाज अपने ऊपर लेने की कोशिश की। सभी लोगों से अलग अलग माफी भी मांगी, पर वो क्या करे अगर उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता था। कुछ कड़वा कुछ तीखा मुंह से न निकल जाए, ये संभ्रांतता बनाए रखने के लिए कुछ न बोलना ही सबको आसान लगता था शायद। उधर सुनंदा के मन में गहरा डर भी बैठा हुआ था कि पता नहीं कब रतन का मन पिघलेगा और वे घरवालों की बात मानकर किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेंगे। फिर वो क्या करेगी? एक अजीब सा सन्नाटा सुनंदा के इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। क्या करे वो, कहाँ चली जाए? वो तो रतन से बस इतना कहना चाहती थी कि भले मारें, पीटें, प्रताड़ित करें, उफ भी नहीं करेगी वो, पर कुछ तो बोलें। तो फिर उन्हीं की खुशी। अगर वे उसे सामने पाकर असहज हो जाते हैं तो उनके सामने पड़ने से बचेगी वो। यही उसकी सजा भी होगी, प्रायश्चित भी। सुनंदा अपना सामान समेटकर घर के बाहर वाले छोटे कमरे में आ गई थी। अगर हर समय गिड़गिड़ाने से माफी नहीं मिलेगी तो इसे समय पर छोड़ना होगा। सोचना ही पड़ेगा कि भविष्य में वो स्वयं को कहाँ पर देखना चाहती है। अगर दीनता की प्रतिमूर्ति नहीं बनना है तो अपने अंदर वो शक्ति संचित करनी होगी कि लोग उसकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। जीवन को एक नई दिशा देना है तो अपने पैरों पर खड़े होना पहली जरूरत थी।
घर के पास स्थित एक छोटे से स्कूल में कुछ घंटों की नौकरी का इंतजाम कर सुनंदा ने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। पढ़ाई जो कभी बीच में ही छूट गई थी, पहले उसे ही पूरा करना होगा, शायद तभी आगे सोचना संभव होगा। जीवन एकाएक बहुत व्यस्त हो गया। यथासंभव वो रतन के सामने पड़ने से बचती, पर कभी कभी छुपकर दुख की उस मूर्ति के दर्शन जरूर करती रहती जिसकी दुर्दशा का कारण वो स्वयं थी। उनकी उदास मूर्ति उसे और मेहनत करने को उकसाती। कड़ी मेहनत के उन कई वर्षों के बाद एक दिन ईश्वर उस पर प्रसन्न हो गए। प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा पास कर ली थी उसने और अब जल्द ही किसी बैंक में नौकरी भी मिल जाने वाली थी। कमरे के कोने में रखी उसी कुर्सी पर बैठे थे रतन, जब अपना रिजल्ट उनके हाथों में रखकर वहीं जमीन पर बैठ गई थी वो, मानो उनके बगल में बैठने की हैसियत ही नहीं थी उसकी। खामोशी से कागजों को उलटते पलटते गंभीर आवाज में बोले थे वो, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए परेशान था, पर अच्छा है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। अब मैं बिना किसी परेशानी के तुमको अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की सलाह दे सकता हूँ। चौंक उठी थी वो, तो क्या पहले उसको विदा करके तब अपने लिए सोचने वाले हैं वो? पर जो भी हो, वो किसी बात की शिकायत करने की स्थिति में तो है नहीं। मेरी पसंद की बात अब छोड़िए रतन जी, उसे तो अपनी नादानी से खो दिया है मैंने। पर मेरी वजह से आप कब तक ये शापित जीवन जिएंगे? सबकी बात मान क्यों नहीं लेते आप? धीमी आवाज में सुनंदा ने पूछा। तो खोए खोए से रतन कहने लगे, एक दिन मैं इतना स्वार्थी हो गया कि तुमसे तुम्हारी पसंद पूछे बिना ही ब्याह लाया था तुम्हें। पर अब तुम जिसको चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा ये उतरा चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता, तुम्हें खुश रखने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ सुनंदा। जानती है वो, पता है उसको, मूर्ख तो हो थी जो ऐसा अथाह प्यार अपने आंचल में समेटकर भी खुद को असहाय समझती रही थी। पर अब अपने इस प्राप्य को संभाल कर रखना उसे आता है। आत्मविश्वास से ओतप्रोत सुनंदा उठी, हाथ पकड़कर रतन को उठाया और सास